तो चलिए स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं अपन। लास्ट क्लास में मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आपको डिराइव करवाया था, है ना। जो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकलवाई थी, उसी को अपन इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं और उसी को अपन सप्लाई वैल्यू बोलते हैं। तो देखिए ये वी आर एम एस की बात करें थी, वी आर एम एस, तो आपका ये फॉर्मूला आया था वी नॉट बाय रूट टू। और मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि ये वी आर एम एस एक्चुअली में सप्लाई वैल्यू है। जैसे मतलब आपने अपने घरों में जो एक्चुअली में करंट आ रहा है वो किस वोल्टेज का आ रहा है, 220 वोल्ट्स। मतलब 220 वोल्ट्स एक्चुअल में किस चीज़ की वैल्यू है, वी आर एम एस की वैल्यू है, सप्लाई वैल्यू। तो फिर अब ये क्वेश्चन बनता है कि सेम वोल्टेज की एसी ज़्यादा डेंजरस है या सेम वोल्टेज की डीसी। जनरली ये क्वेश्चन आता है, आपको पूछते हैं सेम वोल्टेज ऑफ एसी इज मोर डेंजरस देन सेम वोल्टेज ऑफ डीसी, वाई, रीजन लिखने के लिए आता है। मतलब इस क्वेश्चन से ही क्लियर हो गया कि इसका मतलब सेम वोल्टेज की जो एसी है वो ज़्यादा डेंजरस है सेम वोल्टेज की डीसी से। उसका रीज़न ये है कि मान लीजिए जो डीसी सप्लाई होगी तो मान लीजिए 220 वोल्ट्स के लिए डीसी है तो इसका वोल्टेज चेंज नहीं होगा, 220 ही रहेगा। लेकिन जब एसी का वोल्टेज की बात करोगे तो उसकी जो पीक वैल्यू होगी, तो यहाँ पे जब फॉर्मूले में रखोगे आप तो 220 इज इक्वल टू वी नॉट बाय रूट टू आ जाएगा। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 220 टू रूट टू इज इक्वल टू वी नॉट आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से वैल्यू आएगी 311 वोल्ट। ये पीक वैल्यू रहेगी मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई फिलामेंट है जो 220 वोल्ट्स बेयर कर सकता है, तो यदि उसको आपने डीसी में 220 वोल्ट्स डीसी की सप्लाई कर दी तो वो तो फिलामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन यदि उसी को आपने सेम फिलामेंट में एसी कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट्स का, तो इसमें जो वोल्टेज है इनिशियली 0 वोल्ट, फिर 1 वोल्ट, फिर 2 वोल्ट, फिर 3 वोल्ट, ऐसा बढ़ता जाएगा। और कहाँ तक जाएगा वो, 311 वोल्ट तक, क्योंकि पीक वैल्यू कितनी नहीं आ रही है, 311। तो एसी जो इसका वोल्टेज तो चेंज हो रहा है, भले ही सप्लाई वैल्यू 220 है लेकिन वो पीक वैल्यू कितनी अटेंड कर लेता है, 311 वोल्ट्स। और आपको पता है एच का जो फॉर्मूला, हीट जो है उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, आई स्क्वायर आर टी। इसी को यदि आप रीअरेंज करेंगे तो ये जाएगा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो जब वोल्टेज बढ़ेगा तो ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होगी, वोल्टेज बढ़ने से स्क्वायर वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो ये जो फिलामेंट है 311 वोल्ट पर मेल्ट हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा बल्ब। इसीलिए आप लोग देखिए, आप लोग की जो व्हीकल्स हैं उनमें जो हेडलाइट है उसके जो बल्ब हैं वो डीसी पर ऑपरेट होते हैं। एसी में लगा लो फ्यूज हो जाएंगे वो, एसी में नहीं चल पाएंगे वो। तो उसके लिए फिर आपको 300 जो अपने जो यहाँ पर जो अपने घरों में लगे हुए हैं वो 311 वोल्ट्स तक बेयर करने के लिए बने रहते हैं, राइट। तो ध्यान रखिए ये बात कि जो सेम वोल्टेज की एसी है वो ज़्यादा डेंजरस होती है सेम वोल्टेज की डीसी में। उसका रीज़न ये है कि जो डीसी है उसका वोल्टेज तो कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा कांस्टेंट, लेकिन एसी का वोल्टेज जो है वो चेंज होगा। और यदि 220 वोल्ट की सप्लाई है तो उसकी पीक वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी, 311 वोल्ट तक, जो ज़्यादा डेंजरस हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट मुझे आप लोगों को बताना है रिएक्टेंस एंड इम्पिडेंस। तो नेक्स्ट आप लोग की साइड हेडिंग होनी चाहिए रिएक्टेंस। तो जैसे बच्चों रिएक्टेंस और इम्पिडेंस बता रहा हूं, दोनों में क्या डिफरेंस हो रहा है। तो जो एसी होती है, एसी सर्किट्स, इसमें ओमिक रेजिस्टेंस होते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट रहता है और कॉइल रहती है। सिंगल सिंगल कनेक्ट रहते हैं या इनमें से कोई दो कनेक्ट रहते हैं या तीनों कनेक्ट रहते हैं। जब सिंगल कनेक्ट है सर्किट में, एसी सर्किट में, या तो केवल ओमिक रेजिस्टेंस या फिर कॉइल या फिर कैपेसिटर,
तो जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहता है उसको हम रेजिस्टेंस ना बोलकर क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस। लेकिन यदि इन तीन में से कोई दो कनेक्ट है या तीनों कनेक्ट है तो जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इसका मतलब है कि यहां पर 3 टर्म आ रही है, एक टर्म आ रही है रेजिस्टेंस, एक टर्म आ रही है रिएक्टेंस और एक टर्म आ रही है इम्पीडेंस। तो यदि बोला गया रेजिस्टेंस तो आपको तुरंत समझ में आना चाहिए अच्छा सर्किट में डीसी फ्लो कर रही है, मतलब सर्किट में या तो सेल कनेक्ट या बैटरी कनेक्ट। लेकिन टर्म यूज की गई है रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि सर्किट में इसका मतलब एसी कनेक्ट की गई है। अब यदि यूज किया गया रिएक्टेंस तो इसका मतलब है एसी सर्किट में कोई सिंगल कंपोनेंट कनेक्ट है, और यदि इम्पीडेंस टर्म यूज की गई तो इसका मतलब सर्किट में इन तीन में से रेजिस्टेंस के लिए आर यूज करते हैं अपन, इंडक्टेंस के लिए कॉइल के लिए अपन एल यूज करते हैं और कैपेसिटर के लिए अपन सी यूज करते हैं। तो एल सी आर इनमें से कोई सिंगल कंपोनेंट यदि कनेक्ट है तो जो एसी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। रिएक्टेंस को हम लोग कैपिटल एक्स से डिनोट करते हैं। जैसे केवल रेजिस्टेंस हुआ तो एक्स आर, केवल कॉइल हुई तो एक्सएल, और यदि कैपेसिटर हुआ तो एक्सी। लेकिन यदि कोई दो कनेक्ट है रेजिस्टेंस एंड कॉइल तो आर एल, जेड से बताते हैं इम्पीडेंस को। यदि रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है तो आर सी, या फिर कॉइल और कैपेसिटर कनेक्ट है तो एल सी, या फिर तीनों कनेक्ट हैं एल सी आर, तो जो सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ये इम्पीडेंस के लिए हम लोग Z यूज करते हैं और ये रिएक्टेंस के लिए, राइट। तो व्हाट इज रिएक्टेंस? व्हेन ओनली सिंगल कंपोनेंट कनेक्टेड इन AC circuit from LCR, from ohmic resistance or capacitor or coil, then the equivalent resistance of the circuit is called reactance. It is denoted by X. And when from resistance, coil and capacitor any two component or all components are connected in AC circuit, then equivalent resistance is called impedance. It is denoted by Z, right? और दोनों की यूनिट ओम होती, चाहे रिएक्टेंस मेजर करो चाहे इम्पीडेंस, उनको किस में मेजर किया जाता है, ओम्स में। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग को पढ़ना चाहिए फेज डिफरेंस। ये लास्ट ईयर आप लोग को वेव्स में था, फेज फाई से डिनोट करते हैं अपन, फेज डिफरेंस को अपन डेल फाई या फाई से भी बताते हैं। तो फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, बहुत जरूरी है इसको आपको समझना। अभी तो क्वेश्चन ये है कि आपको फेज ही नहीं पता है। अच्छा, फेज मतलब ये PHASE, ये FAC वाला नहीं, ये है फेज। फेज, अब प्रॉब्लम है कि ये फेज क्या चीज है। अभी तो ये दिक्कत है कि फेज नहीं पता आपको, क्योंकि आपने वेव्स नहीं पढ़ा है। लास्ट ईयर आपको वेव्स था, आप लोगों ने छोड़ा है क्योंकि स्कूल में बोल दिया, सिलेबस करवाया उनने, नहीं हो पाया तो उन्होंने लास्ट में बोल दिया वेव्स नहीं आएगा। फेज ही नहीं पढ़ा आपने, वेव्स ही नहीं पढ़ा मतलब। अब यहां यूज हो रहा है तो समझिए फेज क्या है। फेज मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिकेट द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड फेज। फेज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पार्टिकल की पोजीशन शो करती है और उसके मोशन का डायरेक्शन शो करती है, इंडिकेट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोग को बताऊं, वाटर सरफेस पर वेव बनती है और आपने देखा होगा ऐसी वेव बनती है, वाटर सरफेस पर आपने ऐसी वेव देखी होंगी, सी सरफेस पर। तो ये जो यहां वाला पार्टिकल है वाटर का, यहां आ गया। एक्चुअली में क्या होता है, जो वेव्स बनती है वो सही मायने में मीडियम का डिस्टरबेंस है। जैसे यदि अपन बात करें सी वाटर,
ये सी वाटर एक्चुअली में कौन सा वाटर है, स्टेशनरी वाटर है कि फ्लोइंग वाटर है? तो इसका आंसर है स्टेशनरी वाटर है, फ्लोइंग वाटर नहीं है। रिवर वाटर नो डाउट फ्लोइंग वाटर है, रिवर हमेशा माउंटेन टू सी जाती है, फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, लेकिन सी तो अपने आप में लो लेवल में है, तो और कहाँ फ्लो करेगा? क्योंकि सी यदि फ्लो करता रहता तो फिर अर्थ नहीं बचती। तो एक कटोरे में यदि आप पानी ले लो और एक चम्मच से यदि कटोरे को धीरे धीरे आप मारो, धीरे धीरे कटोरे को चम्मच से ठोको, तो आपको सरफेस पर जो है वाटर वेव्स दिखेंगी। वो एक्चुअली में वेव्स है, वेव्स डिस्टर्बेंस है मीडियम का। तो सी सरफेस पर भी, सी वाटर भी पर भी जो वेव्स बनती है वो डिस्टर्बेंस है, वो फ्लो नहीं कर रहा है। केवल क्या हो रहा है, वो वाटर ऊपर नीचे हो रहा है। यहाँ वाला जस्ट सबसे ऊपर चला गया, फिर यहाँ वाला ये ऐसा यहाँ वाला जो वाटर पार्टिकल है वो यहाँ आ गए, तो इसलिए आपको ऐसा नहीं दिख रहा है। यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ऐसा आ गया, यहाँ वाला यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ, इस तरीके से। आप कभी देखिएगा ये दिवाली में, त्योहारों में, शादियों में सीरीज लगी रहती है, झालर, छोटे छोटे बल्ब्स की सीरीज लगी रहती है। और ऐसी सीरीज भी होती है जिसमें बल्ब आपको चलते हुए दिखाई देते हैं। यदि आप पास में खड़े हो जाएंगे और देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वो बल्ब चल नहीं रहे हैं, एक्चुअली में वो बल्ब अपनी ही जगह पर क्या कर रहे हैं, जलबुझ कर रहे हैं। कैसे? ऑल्टरनेट में। यदि फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिफ्थ नंबर, सेवन नंबर, ऑड नंबर वाले बल्ब जब ऑन होते हैं तो इवन नंबर्स वाले सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ ये ऑफ होते हैं, और जब इवन नंबर वाले बल्ब्स ऑन होते हैं तो ऑड नंबर वाले बल्ब ऑफ होते हैं। तो लाइट के ऑन ऑफ होने से, ऑल्टरनेट बल्ब्स का ऑन ऑफ होने से ऐसा लगने लगता है जैसे बल्ब मूव कर रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली यहां भी ऐसी है। यहां भी वाटर पार्टिकल्स जो हैं केवल अप डाउन हो रहे हैं, उसके कारण आपको ऐसा लगता है कि वाटर जो है वो फ्लो कर रहा है, पर एक्चुअली में वो वाटर सही मायने में अपनी जगह पर अप एंड डाउन हो रहा है। इसीलिए आप देखिए कभी भी सी में यदि बोट वगैरह रहती है तो ऊपर नीचे होती रहती है, यदि उसमें इंजन नहीं रहेगा तो आगे मूव नहीं करेगी वो। तो यहां पर जो पार्टिकल होते हैं जो अपने मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में, उनको हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट, और जो अपने मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में होते हैं उनको बोलते हैं ट्रफ, वेव्स के केस में। अब ऐसे यहां पर ये भी क्रेस्ट हो गया और ये भी ट्रफ हो गया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट कैसे हैं, तो आपका आंसर होगा सेम फेस में। सेम फेस का मतलब सेम पोजीशन में, मतलब दोनों पार्टिकल अपने कहां पर हैं, यहां बोर्ड पर ध्यान दो। ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट कैसे हैं? अपने मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट में। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं, ये भी नीचे जाने वाला है डाउनवर्ड, और ये भी कहां जाने वाला है, डाउनवर्ड। मतलब इन दोनों क्रेस्ट के बीच में फेस डिफरेंस कितना हुआ, तो अपन बोलेंगे 0, है ना। एक्चुअल में तो है 0 नहीं है, पाई है, 2 पाई है, सॉरी, क्योंकि 1 साइकिल कंप्लीट हुआ। पर मैं अभी समझाता हूं। अच्छा, वो बात भी बहुत आसानी से समझा सकता हूं मैं, थोड़ी देर से समझाता हूं। तो ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट को अपन बोलते हैं सेम फेस। ये क्रेस्ट और ट्रफ को कैसा बोलोगे, इन अपोजिट फेस। अपोजिट फेस क्यों? क्योंकि ये अपने मैक्सिमम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट में। अब इसके बाद ये ऊपर आने वाला है और ये कहां जाने वाला है, नीचे जाने वाला है। तो इन दोनों को कैसे बोलेंगे, इन अपोजिट फेस। फिर से देखिए, यदि मैं इस पे बात करूं, सर्कुलर मोशन हो रहा है और ये पार्टिकल अभी यहां है, उसके बाद मान लीजिए यहां पर आ गया, तो यहां पर जब था तो उसकी वेलोसिटी ऐसी थी, क्योंकि जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो वेलोसिटी कैसी मानी जाती है, टेंजेंशियल। तो अभी इस ए पोजीशन में और उसकी वेलोसिटी ऐसी होगी। यही पार्टिकल जब जस्ट अपोजिट यहां पर आएगा तो चूंकि उसकी पोजीशन भी अपोजिट हो गई है और साथ ही साथ इसके मोशन का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। तो इस जब ये ए पर था और अब ये बी पर है, तो इसका मतलब क्या माना जाए, अपोजिट फेस में आ गया। वो पोजीशन भी अपोजिट है और मोशन का डायरेक्शन भी अपोजिट है। यही पार्टिकल जब वापस यहां बैक ए पर पहुंचा जाए, पूछे कैसा है अब, तो आप बोलोगे सेम फेस में, सेम पोजीशन पर है ना, सेम फेस में।
वेलोसिटी का डायरेक्शन भी ऐसा है। हालांकि फेज डिफरेंस जरूर पूरा 1 रिवॉल्यूशन के इक्वल हो जाएगा, मतलब 2 पाई, पर फेज सेम बोला जाएगा। मतलब फेज से आपको एक बात समझ में आ गई है, फेज मीन्स द फिजिकल क्वांटिटी विच इंडिकेट द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड फेज, राइट। अब इतना ही काफी है अभी समझने के लिए आपको, क्योंकि आपको केवल इतना कॉन्सेप्ट पर समझना है कि फेज एक्चुअल में होता क्या है। अब यहां पर हमारा जो टारगेट है वो है फेज डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो बच्चों एसी सर्किट में कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें यदि V का इक्वेशन आप लिखते हो V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपको ड्राइव करवाया था आपको शुरू में, मैंने प्रोडक्शन ऑफ एन एसी, तब आपको इक्वेशन डिराइव किया था E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो E भी लिख सकते हो, V भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लीजिए ये इक्वेशन है और करंट का जो इक्वेशन है वो ऐसा इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों इक्वेशंस को देख के आपको समझना चाहिए कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 है। मतलब जब यहां वोल्टेज की वैल्यू पीक होगी तो सेम टाइम में करंट की वैल्यू भी पीक होगी, मैक्सिमम होगी। देखिए जब यहां पर ये साइन ओमेगा टी 1 हो जाएगा, टाइम की कोई वैल्यू होगी ना, जब आप यहां रखोगे उससे साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो V इज इक्वल टू V नॉट हो जाएगा। अब जब यहां साइन ओमेगा टी 1 है तो यहां भी 1 हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू आई नॉट हो जाएगा। मतलब जब वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है तो करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू, और जिस वक्त वोल्टेज की वैल्यू 0 होगी उस वक्त करंट की वैल्यू भी 0 होगी। टी की कोई वैल्यू है T इज इक्वल टू 0, तो T 0 रख दोगे तो साइन 0, साइन 0 सबको पता है 0 होता है, तो V इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और करंट भी ऐसे ही हो जाएगा। मतलब करंट और वोल्टेज एक साथ अपनी वैल्यू स्टार्ट करेंगे 0 से, एक साथ अपनी पीक वैल्यू अटेंड करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू पर जाएंगे और फिर वापस एक साथ 0 होंगे, जैसा होता है। मतलब ग्राफ यदि अपन ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा, ये वोल्टेज का ग्राफ हो गया और ये हो जाएगा आपका करंट टाइम ग्राफ। मैंने आपको समझाया है पहले, जो बच्चे वीडियो से देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो देखें, तब बात समझ में आएगी। ये जो अपर ग्राफ है वो VT ग्राफ है और करंट टाइम ग्राफ ये वाला है, नीचे वाला ग्राफ करंट टाइम ग्राफ है। ग्राफ को देख के आप समझ सकते हैं कौन सा वाला ऊपर वाला ग्राफ वोल्टेज टाइम ग्राफ और नीचे वाला करंट टाइम ग्राफ क्यों है, ऐसा मैं समझा चुका हूं। अब इस ग्राफ को देख के समझ में आ रहा है कि जिस वक्त वोल्टेज की वैल्यू 0 है उस वक्त करंट की वैल्यू भी 0 है, जिस वक्त वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है उस वक्त आपको दिख रहा है करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम है। V नॉट है, यहाँ पर I नॉट हो गया। जिस वक्त वोल्टेज 0 हुआ तो करंट भी 0 हो गया, राइट। जैसे आप लोग हैं ना, फ्रेंड्स हैं, अभी क्लास 12 के बच्चे हैं, अब मुझे नहीं पता कोई का रिपीट हुआ तो मुझे मालूम नहीं, पर यदि आपने सबने शुरुआत पढ़ी होगी तो नर्सरी में एक साथ थे कि नहीं, फिर सब एक साथ क्लास, नर्सरी के बाद फिर आपने LKG UKG, फिर क्लास 1 क्लास, सेम फेस में चल रहे हो ना, सेम फेस में चल रहे हो। बिल्कुल वही चीज यहां पर आ रही है। तो जब सेम फेस है तो फेस डिफरेंस कितना हुआ, 0। तो इस वक्त हम लोग बोलते हैं ना कोई लीडिंग है और ना कोई लैगिंग है, ना वोल्टेज लीडिंग है और ना ही करंट लीडिंग है, ना वोल्टेज लैगिंग है और ना करंट लैगिंग है। तो इस कंडीशन में फेज डिफरेंस 0 होगा और ये कंडीशन, ये V का इक्वेशन और ये I का इक्वेशन। लेकिन कुछ सर्किट में ऐसा, अब किन में ऐसा होता है मैं वो आगे बताऊंगा, पहले तो अपन बेस तो समझ लें। कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें V जो होता है वो लीडिंग होता है और I जो होता है वो लैगिंग होता है, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है 5। तो इस कंडीशन में यदि हम V का इक्वेशन लिखते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी सपोज, और मान लीजिए यहां पर V लीडिंग है करंट लैगिंग है
और मान लीजिए हमने फाई क्या बताया, फेज डिफरेंस, सपोज फाई हमने बोला फेज डिफरेंस, तो फिर आपको सीखना होगा क्या इक्वेशन कैसे बनेंगे। तो देखिए यदि v का इक्वेशन आप लिखते हैं v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का इक्वेशन होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। आप इन दोनों इक्वेशन को देख के तुरंत बता सकते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज जो है वो लीडिंग है और करंट क्या है, लैगिंग। क्योंकि जैसे जैसे ये ओमेगा टी की वैल्यू चेंज होगी तो साइन की वैल्यू चेंज होगी। आपको मालूम है साइन की वैल्यू 0 से लेकर 90 तक जाते हो तो क्या होती आती, बढ़ती आती ना। तो यहाँ पर यदि टी की वैल्यू 0 रखोगे साइन 0 रहेगा, फिर टी की न्यू वैल्यू रखोगे कुछ एंगल बढ़ेगा, साइन की वैल्यू बढ़ेगी, एक कंडीशन आ जाएगी ये 90। जब यहाँ पर 90 रहेगा तब यहाँ कितना रहेगा, 90 माइनस सम वैल्यू, 90 से कम रहेगा, 90 से कम, तो साइन की वैल्यू भी कम रहेगी। मतलब वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड कर लेगा और करंट अपनी पीक वैल्यू बाद में। तो इसमें वोल्टेज क्या माना जाएगा, लीडिंग, और करंट क्या माना जाएगा, लैगिंग। इसके अलावा ऐसे भी लिखते इफ v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा भी लिखते इसी चीज को। और तो i का इक्वेशन हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके आप तुरंत समझ सकते हो कि दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, फाई का। आप दोनों को देख के तुरंत समझ में आ रहा है कि वोल्टेज लीडिंग है और करंट क्या है, लैगिंग। वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करेगा, राइट, क्योंकि ये वैल्यू 90 पहले गेन करेगी। जब ये 90 होगी तो ये वैल्यू कैसे होगी, 90 से कम होगी, क्योंकि यहाँ ओमेगा टी प्लस फाइव है और यहाँ ओमेगा टी जो है वो 5 से कम है, 5 कम है। मतलब जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा, ये वोल्टेज स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू लिए रहेगा और फिर अपनी पीक वैल्यू पर जनरेट करेगा, ऐसा। जिस वक्त 0 टाइम पर वोल्टेज की कुछ वैल्यू है उस वक्त करंट की वैल्यू कैसी है, 0। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा जाएगा। मैं पहले ही समझा चुका हूं, जो ऊंचा वाला ग्राफ है अपर ग्राफ वो वोल्टेज टाइम ग्राफ और लोअर ग्राफ क्या है, करंट टाइम ग्राफ। तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहां पर देखो वोल्टेज की पीक वैल्यू देखो कम टाइम पर हो रही, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है ना। एक्स एक्सिस क्या है, टाइम एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या है, वोल्टेज एक्सिस और करंट एक्सिस। तो आपको देख के समझ में आ रहा है कम टाइम पर ही वोल्टेज ने अपनी पीक वैल्यू अटेंड कर ली, जबकि करंट को अपनी पीक वैल्यू अटेंड करने में ज्यादा टाइम लगा है। मतलब वोल्टेज क्या हुआ, लीडिंग, और करंट क्या हो गया, लैगिंग। अब कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिनमें इसका अपोजिट होता है। इनमें करंट जो होता है वो लीडिंग होता है और वोल्टेज जो होता है वो लैगिंग होता है। मतलब करंट अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करता है, वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू बाद में। ऐसे किन सर्किट में होता है वो अपन बाद में समझेंगे। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो इक्वेशन कैसे बनेंगे ये भी आप समझ लीजिए। मान लीजिए फाई क्या हो गया, फेज डिफरेंस। अब मान लीजिए मैंने बोला इक्वेशन लेट v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपसे पूछा जाए बताइए यदि ये कंडीशन है तो करंट का इक्वेशन क्या होगा। तो आपका आंसर होना चाहिए i इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि करंट लीडिंग है। या फिर इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो फिर i इज इक्वल टू जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे भी लिखते हैं। अच्छा, ग्राफ की जहां तक बात है तो चूंकि करंट लीडिंग है तो स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू लिए रहेगा, अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड करेगा, और वोल्टेज जो रहेगा अपनी पीक वैल्यू बाद में। तो ग्राफ को देख के भी आप बता सकते हैं। यदि इस टाइप का ग्राफ दिख रहा है तो आप तुरंत बता देंगे कि करंट यहाँ पर लीडिंग है और वोल्टेज क्या है, लैगिंग है। करंट अपनी पीक वैल्यू पहले और करंट वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू बाद में। अब इसके बाद बच्चों अपन को देखना डिफरेंट एसी सर्किट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन अब वहां पर अपन को ये सब कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको पहले करवा दिया है, राइट। कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो बच्चों अपन को पढ़ना है डिफरेंट एसी सर्किट,
उससे पहले सबसे पहले फर्स्ट आर सर्किट, तो नेम से ही समझ में आ रहा है हमको, जब केवल रेजिस्टेंस सर्किट में होगा तब हम उसको बोलेंगे आर सर्किट। देन व्हेन ओनली ओमिक रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन एसी सर्किट, देन सर्किट इज कॉल्ड आर सर्किट। तो ये होगा बच्चों आर सर्किट। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर यदि मान लीजिए हमने V का इक्वेशन लिखा V नॉट साइन ओमेगा टी सपोज, तो आप सबको पता है V इज इक्वल टू होता है I इंटू आर, तो यहाँ पर सर कर देंगे तो I इंटू आर इज इक्वल टू ऑफ V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, तो फिर I इज इक्वल टू जाएगा V नॉट अपॉन आर इंटू ऑफ साइन ओमेगा टी। अब I इज इक्वल टू V नॉट बाई आर क्या होगा, I नॉट है ना, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस इंटू ऑफ साइन ओमेगा टी। तो आपको देखने मिल रहा है ये V का इक्वेशन है और ये I का इक्वेशन है, दोनों को कंपेयर कर ले तो आपको तुरंत ही समझ में आ रहा है ना कोई लीडिंग है ना कोई लैगिंग है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर फाई की वैल्यू फेज डिफरेंस कितना है, 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जिस वक्त वोल्टेज स्टार्ट होगा उस वक्त करंट भी स्टार्ट होगा, जब वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा तो करंट भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, फेज डिफरेंस 0 होगा। और यहाँ पर V अपॉन आई बोलो या V नॉट अपॉन आई नॉट बोलो, इज इक्वल टू होगा आपका एक्स आर, या सिंपल आर भी लिखते हैं इसको, और इसी को हम लोग बोलेंगे ओमिक रिएक्टेंस। और डेफिनेटली इसमें यदि फेज डिफरेंस मैंने आपको निकाल के बताया कि फाई कितना है, 0। साथ ही साथ एक और चीज बताई जाती है वो है वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम से आपको समझ में आ रहा है कि जब वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू अटेंड कर रहा है तो करंट भी अपनी पीक वैल्यू अटेंड कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 0। इसको वेक्टर डायग्राम बोलते हैं। तो ये हो गया बच्चों फर्स्ट आर सर्किट। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट बच्चों सी सर्किट। C circuit means when only capacitor connected in AC circuit, then circuit is called C circuit। तो इसमें जो है केवल कैपेसिटर कनेक्टेड है। अब यदि केवल कैपेसिटर यदि कनेक्टेड है तो फिर इक्वेशन क्या बननी चाहिए, तो देखो आपके पास इक्वेशन क्या, Q इज इक्वल टू सी वी है। यदि V की वैल्यू आपको पता है तो आप I निकाल सकते हो। तो बेटर ये है कि लेट V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसा ले लीजिए। V का इक्वेशन पहले सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV, तो फिर Q इज इक्वल टू होना चाहिए C इंटू V की जगह होना चाहिए V नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। Q इज इक्वल टू C इंटू V की जगह होना चाहिए V नॉट साइन ओमेगा टी। सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी ऑफ Q हो जाएगा डी ऑफ C इंटू वी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अब डी क्यू बाई डी टी क्या हो जाएगा, I, ये हो जाएगा C इंटू वी नॉट इंटू डी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब इसको आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू C इंटू वी नॉट इंटू डी साइन ओमेगा टी मीन्स कॉस ओमेगा टी इंटू ऑफ ओमेगा, मीन्स I इज इक्वल टू ओमेगा, यहाँ लिख दो ओमेगा C इंटू वी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी, राइट। अब इसी इक्वेशन को आप ऐसा लिख सकते हो I इज इक्वल टू, इसकी जगह पर आई नॉट लिख सकते हो, आई नॉट, चलिए अभी थोड़ा ओमेगा C इंटू वी नॉट, और इसकी जगह लिख सकते हो साइन 90 प्लस। बच्चों 90 हमेशा हम लोग फेज में आगे चलते हैं, ऐसे 90 से आगे जाएंगे, 90 से पीछे नहीं जाते हैं। तो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसका मतलब I इज इक्वल टू, इसकी जगह पर लिख सकते हो आई नॉट, यहाँ लिख सकते हो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये हो गया आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। अभी फिलहाल हमने यहाँ पर आई नॉट किसकी जगह रखा है,
ओमेगा सी इंटू ऑफ वी नॉट की जगह पर। यदि यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आई नॉट, और सबको पता है वी अपॉन आई आर होता है, तो यहाँ आर तो लिखोगे नहीं, यहाँ क्या लिखोगे एक्स, लेकिन एक्स सी, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये एक्स सी जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 ये दोनों इक्वेशंस को ध्यान दीजिए तो आपको क्लियर दिख रहा है करंट लीडिंग है, करंट जो है वो लीडिंग है, ओमेगा टी के साथ में फाई कितना दिख रहा है, पाई बाय 2, और वोल्टेज क्या है, लैगिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पर आई जो है वो क्या हो गया, लीडिंग, और वोल्टेज क्या हो गया, लैगिंग। कितना लीडिंग कितना लैगिंग, तो जो फेज डिफरेंस आपको दिख रहा है वो दिख रहा है पाई बाय 2, पाई बाय 2। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वोल्टेज बच्चों हमेशा ऐसा लिया अपन ने हॉरिजॉन्टल, तो जो करंट रहेगा वो ऐसा रहेगा आई, और सॉरी मैं आई को अपन को हमेशा ऐसा लेना है, आई को अपन को हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेना है ऐसा। अब हमको पता है करंट को हमेशा हॉरिजॉन्टल ही लेना है, तो करंट आपने ऐसा ले लिया, और आपको दिख रहा है कि वोल्टेज लैगिंग है, कितना लैगिंग है, पाई बाय 2, तो फिर आप ऐसा ड्रॉ करोगे, ये हो जाएगा VC। कितने का फेस एंगल होगा, तो ये होगा पाई बाय 2, 90 का। और यहाँ पर यदि हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमको क्लियर है करंट ग्राफ जो अपनी पीक वैल्यू पहले लेगा और वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू बाद में। वोल्टेज ग्राफ थोड़ा सा ऊंचा बनाना पड़ेगा, ये ऐसा। तो देख के समझ में आ रहा है कि करंट ने अपनी पीक वैल्यू पहले अटेंड कर ली, वोल्टेज ने पीक वैल्यू अपने बाद में। मतलब सब चीजें हो गई यहाँ पर, ये इक्वेशन हो गए, इससे आपको रिएक्टेंस मिल गया, यहाँ फेज डिफरेंस आ गया पाई बाय 2, ये आपका वेक्टर डायग्राम हो गया, और ये आपका ग्राफ हो गया। जो बच्चे वीडियो से पढ़ रहे हैं वो बच्चे मुझे कैसे समझ में आएंगे कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। मतलब मैं आप लोग को यदि वीडियो दे रहा हूँ, मेरी इच्छा ये है कि जो दूर के बच्चे हैं वो पढ़ पाएँ, तो आप लोग जो पढ़ते हैं ना, तो आप लोग कोई आप कमेंट्स देते हैं कुछ अच्छा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर मैं क्यों करूँगा मेहनत, ज़बरदस्ती के लिए क्यों मेहनत करूँगा, है ना। कुछ बहुत सारे बच्चे तो बिना सब्सक्राइब के ही पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो मुझे क्या इंटरेस्ट कैसे आएगा। मुझे ये पता चलना चाहिए कि कुछ फ़ायदा मिल रहा है बच्चों को। जब मुझे ये समझ ही नहीं आएगा तो फिर क्या मतलब है फिर।